लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक अरोड़ा। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के इस सफर में हम बात करते हैं उन नायाब लोगों से, उन कामयाब उद्योगपतियों से जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए और अपने क्षेत्र के अंदर अपने कामयाबी का परचम लहराया। दोस्तों, आज भी हम ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपका उनसे परिचय करवाऊं, मैं चाहूंगा एक बार नजर डालते हैं उनके सफर पर। केसी लखानी जी के पुत्र कारोबार को संभाल रहे हैं, जबकि बेटी शिल्पा लखानी रबर इंडस्ट्री को संभाल रही हैं। केसी लखानी अपनी सफलता में पत्नी कमलेश को बड़ा श्रेय देते हैं, जो उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रही। अपना खाली समय ये परिवार के साथ ही गुजारना पसंद करते हैं। लग्जरी से भी इन्हें खास लगाव रहा है। फरीदाबाद में 10,000 गज में फैला इनका आवास किसी आलिशान महल से कम नहीं लगता। उनमें खड़ी विदेशी लग्जरी कार्स उसकी शोभा में चार चांद लगाती है।
ये लग्जरी लाइफस्टाइल उनके संघर्ष की वो कठोर दास्तां भी सुनाती है, जिसकी बदौलत वो ये सब हासिल कर पाने में सफल रहे। केसी लखानी के जीवन के ये दोनों पहलू उनकी शानदार शख्सियत और बेमिसाल व्यक्तित्व की झलक देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस सफर के माध्यम से देख ही लिया होगा, हम बात कर रहे हैं बिजनेस जगत के स्टॉलवर्ट। अगर हम उनको उद्योग जगत का भीष्म पितामह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन श्री केसी लखानी जी के बारे में। लखानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास। थैंक यू सर, थैंक यू। लखानी साहब, सबसे पहला सवाल, एक आम आदमी से एक कामयाब उद्योगपति जो आप बने, लखानी अरमान ग्रुप के आप संस्थापक चेयरमैन हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपने उस सफर के बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें कि वो आपका सफर कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि मैं पाकिस्तान से आया हुआ हूँ। जी मेरी जन्मभूमि पाकिस्तान के अंदर है, जो अब पाकिस्तान में है। जी मैं जब 1947 के अंदर जी अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का डिवीज़न हुआ, जी उस वक़्त हमारी फैमिली हिंदुस्तान आ गई। जी हमें सरकार ने, उस वक़्त के सरकार ने हमें कुरुक्षेत्रा में टेंटों में रखा। जी टेंट कैंप बने हुए थे रिफ्यूजीज के लिए, जी तो वो उनमें हम रहे। उस वक़्त मेरी उम्र 3 साल की थी। जी उसके बाद हमें फरीदाबाद के अंदर शिफ्ट किया गया। जी हमारे लेट प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे लिए फरीदाबाद को डेवलप किया। फरीदाबाद के अंदर हमारे को रिफ्यूजी मकानों में रखा गया। हमारी फैमिली को 2 मकान सेक्टर 2 में अलॉट हुए, हम वहाँ शिफ्ट हो गए। अब मसला ये खड़ा हुआ, नेहरू जी ने कॉलोनी तो बना दी, वहाँ के लोग भी आ गए, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जी तो उन्होंने, उनकी दूरदर्शिता ने देखी है कि उन्होंने फरीदाबाद के अंदर एक इंडस्ट्री एरिया का उद्घाटन किया और वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया इंडस्ट्रीज को वहाँ पे लगने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। तो वो जो उद्योग लगे, वो इंडस्ट्री एरिया फरीदाबाद NIT के नाम से आजकल जाना जाता है। उस वक़्त मैंने या गिने चुने लोगों ने वहाँ उस वक़्त इंडस्ट्री चालू की थी। तो मैंने उस वक़्त एक रबड़ की इंडस्ट्री शुरू की 1966 के अंदर। पहला काम हमने एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का शुरू किया। उसके बाद हमें एक फॉर्चुनेटली एक अच्छा बिजनेस हमें हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक कंपनी, जिसको आजकल ABB कंपनी के नाम से जाना जाता है, वहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिला रबड़ पैडिंग का। उन पैडिंग के साथ जब हमें ऑर्डर शुरू मिला तो पैडिंग के साथ पैडिंग बनाते रहे और काम चलता रहा। फिर मैंने पीछे नहीं देखा। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ गए और वो कंपनी हमारी आज भी चल रही है, लखानी रबर वर्क्स के नाम से। और उस कंपनी के जो है हम स्कॉट्स को भी देते हैं माल, आज भी देते हैं। जब ये काम शुरू हो गया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं तो इन लोगों के ऊपर डिपेंड रहूंगा, मेरे अपना अस्तित्व तो है नहीं कोई। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपनी लाइन में शुरू होना चाहिए। तो 1973 के अंदर मैंने हवाई चप्पल का यूनिट लगाया और हवाई चप्पल के यूनिट के लगाने से वो इंस्पिरेशन मेरे को मेरे मामा जी ने दी, जो ग्वालियर में थे। वो ग्वालियर में रहते थे, उनका बाटा का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि किशन, अगर आप काम करना चाहते हो तो हवाई चप्पल बनाइए, बट अच्छी क्वालिटी की हवाई चप्पल बनाइए। तो हमने उस वक़्त उनकी बात मान के हवाई चप्पल का बिजनेस शुरू किया और हमारी जर्नी शुरू हुई। जी लखानी साहब, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है। आपने अपने इस जवाब के अंदर बहुत सी बातें हमारे दर्शकों से साझा की, हमसे साझा की, जिसमें हमें जानने को मिला कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफ़र है, वो 1947 में माइग्रेशन के बाद शुरू हुआ और किस तरह से आपने पहली बार उद्योग जो 1966 में लगाया। मेरा एक सवाल रहेगा कि निश्चित तौर पर बड़ा संघर्षपूर्ण शुरू का समय रहा होगा आपका। आप तकरीबन, आपने जो शुरू में आपने बताया कि आपने नौकरी भी की। अब आदमी क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो नौकरी में इन्वॉल्व हो जाता है या काम कर रहा है,
उससे निकल कर साथ में उद्योग लगाना, पहले तो उसके बारे में सोचना और विचार करना, अपने आप में उसके लिए पारदर्शिता चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए कि ये उद्योग मुझे लगाना है और इसको आगे तक लेके जाना है। तो आपका उस समय का थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जो समय रहा, जॉब से बिजनेस में आने का जो ये आइडिया रहा, ये किस तरह से आया? और कुछ उस सफ़र के बारे में भी बताएं कि जब जॉब आपने जो नौकरी की वो कितने साल की, किस कंपनी में की, किस तनख्वाह पर की, और इतनी सीमित संसाधनों के चलते हुए उद्योग लगाने के लिए सारी पर्याप्त सीमित जो संभावनाएं हैं वो कैसे आपने जनरेट की? बिल्कुल, आपके सारे सवाल बहुत अच्छे हैं। जब मैंने नौकरी की तो मैं कंपनी का नाम था मेटल बॉक्स जी और वो इंग्लिश कंपनी थी जी। उस मेटल बॉक्स कंपनी के अंदर जी मैंने जब नौकरी शुरू की जी तो शुरू में तो मुझे जी। वहाँ पे आप हैरान होगे, जी। मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि मुझे 70 रुपये महीने मिलते थे। जी। 70। और ये किस सन की बात है? 1965 की। जी। जैसे 70 रुपये महीना आपको तनख्वाह मिलती थी? शुरू हुआ। जी 6 महीने में मेरी तनख्वाह जो है वो 140 रुपये कर दी गई थी। जी मेरी मेहनत को, मेरी ईमानदारी को, मेरी हार्डशिप को देखने के बाद मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, प्रमोट करके सुपरवाइजर बना दिया गया और 140 रुपये मेरी तनख्वाह कर दी गई वहाँ जी पे। जी उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में मैं गया था उस डिपार्टमेंट में शिफ्टिंग चलती थी, सुबह भी काम होता था, रात को भी काम होता था। तो मैंने अपने बॉस से ये रिक्वेस्ट की कि मेरे दिमाग में जब बिजनेस आ चुका था तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दीजिए। जी उन्होंने मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दिया। दिन में मेरे पास खाली हो गया, जवान था, ये ज़रूरी नहीं था कि कितना सोना है, नहीं सोना, सोना मुश्किल, सोने की कोई परवाह नहीं थी, नींद की कोई परवाह नहीं थी। एक जनून सा था जी कि जनून में हमने क्या करना है, जी इस बिजनेस को बढ़ाना है, जी। कहीं कदम रखने हैं, कामयाबी की तरफ जाना है। जी तब हमने दिन में काम करता था, जी रात को नौकरी करता था। जी और कई समय ऐसे भी आए कि मैं 72 घंटे कंटिन्यूसली काम किए मैंने, जी सोया नहीं। जी ये संघर्षपूर्ण काम था। जी। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात लखानी साहब ने यहाँ पर हमारे सब दर्शकों के साथ, हम सबके साथ साझा की कि दोस्तों, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ कितनी रहें, अगर आदमी के मन में लगन है, जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा है, दूरदर्शिता है काम करने की, और हार ना मानने वाले भाव हैं अगर मन में, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। लखानी साहब, मुझे अगर हम आज आपके इस घर में बैठे हैं तो हमें ऐसा फील आता है कि हम एक किसी 5 स्टार होटल के अंदर बैठे हैं। लेकिन जैसा कि आपने पहले जिक्र किया कि 1947 का वो दौर, वो पल जब आपको टेंटों के अंदर रखा गया, आपने अपनी संघर्षपूर्ण सफ़र के बारे में जिक्र किया, उससे और इस आलीशान घर तक पहुंचने का सफ़र जो है बेहद दिलचस्प रहा होगा, संघर्षपूर्ण भी रहा होगा, प्रेरणादायक भी रहा होगा। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पल उस सफ़र के दौरान, कुछ ऐसे पल भी आए होंगे जिन्होंने आपको और एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। जैसे छोटे से ऑर्डर्स मिले होंगे तो उसने आपको बड़े ऑर्डर्स के लिए प्रेरित किया होगा, 2 कंपनियों से जुड़े तो 4 कंपनियों तक और रास्ता आपका बना होगा। तो मैं चाहूँगा कि कुछ उन चीज़ों के बारे में भी आप बताएं जो ये पूरा सफ़र रहा, एक टेंट से निकलकर और आलीशान घर और लखानी अरमान का एक ब्रांड के रूप में स्थापित होना, उस सफ़र के बारे में भी कुछ और साझा करें हमारे दर्शकों से ताकि उनको और प्रेरणा मिल सके। ठीक, ऐसा है, जब हमने हवाई चप्पल बनाना शुरू किया जी तो नाम आया, ये आया, क्वेश्चन आया कि हमने इसका नाम क्या रखना है, जी जी किस नाम से हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने चप्पल को। जी तो किसी ने कहा लक्ष्मी रख लो, किसी ने कहा ये रख लो, किसी ने कहा ये रख लो। तो मैंने ये सोचा, मेरा दिमाग की बात बता रहा हूँ, जी कि बाटा शू कंपनी किसके नाम पे चल रही है। जी पता करने के बाद पता लगा कि बाटा जो है उनका सरनेम था। जी अच्छा, ठीक है जी जी तो हमने कहा हमारा सरनेम लखानी है, हम अपने लखानी के नाम से काम करेंगे। जी। तो ये तो हुई स्टार्टिंग लखानी की। बहुत खूब जी, है बहुत जी? खूब। उसके बाद चप्पल बनाते गए और ऐसा दौर आया कि चप्पल हमारी बनती थी, पैक होती थी, पहले ग्राहक बैठे होते थे, जी क्योंकि हमारा दिमाग क्वालिटी के पे तरफ था। जी हमने ये कहा था कि क्वालिटी बनाएंगे, क्वालिटी बनाते रहे, और क्वालिटी का जो रिजल्ट है आज मुझे मिला है। लखानी साहब, अगला मेरा सवाल, आपके इस सफ़र के अंदर आज लखानी अरमान ग्रुप किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
उद्योग जगत के अंदर आपको भीष्म पितामह की उपाधि दी जाए वो भी एक अतिशयोक्ति नहीं है। समय समय पर जब लखानी अरमान ग्रुप शुरुआत के दौर से लेकर अगर आज तक बात करें तो ब्रांड बनने का सफ़र रहा, बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा, बहुत ही कामयाब सफ़र रहा। इस सफ़र के दौरान एक ऐसा समय भी बीच में आपका था जो संघर्षपूर्ण तो रहा ही, निश्चित तौर पर आपने बताया। आप मोनोपोली भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। जब लखानी अरमान एक अपने आप में ब्रांड बना तो इकलौते शायद एक ब्रांड में से ऐसा था जिसकी मोनोपोली भी थी, लेकिन उस मोनोपोली के दौरान भी आपने कभी भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो अपने ग्राहकों के लिए जो आपने चीज़ें बनाई वहाँ पर आपने प्राइस में भी आपने नॉमिनल प्राइस रखते हुए फिर भी आपने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बारे में बताएं। निश्चित तौर पर आपने इस सफ़र के दौरान बहुत से आइडियाज़ भी आए, आपने ब्रांड एंडोर्समेंट भी की, बहुत सी ऐसी नई तकनीकें भी लेकर आए, धीरे समय समय पर लखानी के प्रोडक्ट्स को अपग्रेड भी किया। वो अपग्रेडेशन के अंदर दौर कैसा रहा, क्या क्या अपग्रेडेशन किए, और क्वालिटी को कम कीमत में भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वो बरकरार कैसे रखा इंडियन मार्केट के अंदर, कृपया उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये इतना बड़ा शो है, एक फैमिली भी अगर आप चलाते हैं तो वो भी मिल के चलती है। इस बड़े शो के अंदर मेरी फैमिली, मेरे साथी, मेरे वर्कर्स जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे साथ काम करते हैं, इन सब का हाथ है। आज की डेट में भी मेरे पास पिछले 40 साल पुराने मेरे साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं। देयर इज नो रिटायरमेंट इन माई ऑर्गेनाइजेशन। माई प्रेफरेंस इज माई फैमिली। आई लव माई फैमिली। फैमिली के अंदर मेरी सारे एम्प्लॉइज़ की फैमिली भी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरों की फैमिली भी आ जाती है, सारी इंस्पिरेशन आ जाती है। तो मेरा जो ये लखानी अरमान ग्रुप का यहाँ पहुँचना है, ये एक आदमी का काम नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये श्रेय सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। जी बिल्कुल। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात लखानी साहब ने कही कि लखानी जी के लिए मतलब परिवार का मतलब सिर्फ उनका अपना परिवार नहीं है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथी, उनके कर्मचारी, उन सबका परिवार मिलकर एक लखानी परिवार बनता है। आज हम जो लखानी अरमान ग्रुप की कामयाबी की कहानी जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अंदर इन सभी बातों का समावेश है। और एक बड़ा खूबसूरत संदेश लखानी साहब ने अपनी इस बात के माध्यम से जो हमारे दर्शकों के साथ साझा किया कि जितने भी लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके सुख दुख में आना, हमेशा उनके साथ उपलब्ध रहना, अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानना, ये भी उनका जो एक कनेक्ट रहा। सिर्फ नौकरी के बेस पर उनको अपने साथ जोड़ा नहीं जा सकता। उनके प्यार, उनकी छोटी छोटी बातों को अपने साथ जोड़ के रखना, इन्हीं बातों की वजह से लखानी आज लखानी अरमान बन पाया और उसके पीछे पूरे ग्रुप के लोगों की कंट्रीब्यूशन है, ऐसा लखानी साहब का कहना है। दोस्तों, बातचीत का दौर जारी रहेगा केसी लखानी जी के साथ। आप लोगों के साथ जल्द जुड़ रहे हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन श्री केसी लखानी जी से। बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं लखानी साहब के साथ। लखानी साहब, अगर हम शू इंडस्ट्री की बात करें तो इसको हम लिंक करते हैं ट्रेंड्स के साथ, स्टाइल के साथ, फैशन के साथ, और ये पर्सन टू पर्सन के मूड पे भी डिपेंड करता है, व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के शूज़ डालना चाहता है। कुछ हल्के डालना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग डालना कुछ थोड़े हैवी शूज़ डालना चाहते हैं। तो टाइम के साथ और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हिंदुस्तान में अपनी इस वेरिएशन को मेंटेन करके रखना, ये किस तरह से आप कर पाते हैं कि अलग अलग फैशंस अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग निकाल पाए? ये आइडियाज़ ये किस तरह से आपके रहते हैं? कृपया इस बारे में भी कुछ साझा कीजिए। हमारा सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जी, हमारे पास अपना R&D है जी। उसके अंदर प्रॉपर ट्रेंड डिज़ाइनर्स हैं जी, केमिस्ट्स हैं जी, जो हमारे रबड़ के काम को देखते हैं, डिज़ाइनिंग को देखते हैं जी। और
आज का जो युग चल रहा है इसके अंदर इतने शू फेयर लगते हैं, इतनी एग्जीबिशंस लगती हैं, हम अपने आदमियों को वहाँ भेजते हैं, चाहे वो इटली में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे जर्मनी में हो। कई कई एग्जीबिशंस में मैं खुद भी गया हूँ, बहुत साल पुराने मैं खुद जाता था, मशीनें लेके आता था। इस वक्त क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो गया तो नई मशीनों की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए जरूरत होती है, अपग्रेड करने की जरूरत होती है। इस सब के लिए हम विदेश जा के एग्जीबिशन जा के हम सारा काम करते हैं, स्टडी करते हैं और उस हिसाब से अपनी चीज़ को अपडेट करते हैं। और डिजाइनरों की टीम है मेरे पास, इसके अंदर हर एक चीज की टीम अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, डिजाइन बनाते रहते हैं, डिजाइन बना के पास कराते हैं। हम महीने में 2 बार मीटिंग करते हैं अपने पास अपनी टीमों के साथ, मार्केटिंग की टीमों के साथ। वो जो सैंपल पास करते हैं उनको हम प्रोडक्शन में डालते हैं। और मुझे ये बड़ा विश्वास है कि आज तक जितने डिजाइन हमने बनाए हैं, फेल्योर तो होता है, कुछ डिजाइन नहीं चलते, कुछ चलते हैं, पर मोस्टली डिजाइन हमारे जूते हमारे चलते रहे हैं। जी बिल्कुल। और कई तो मेरे पास ऐसे दोस्त भी कोई ऐसे अफसर और ऐसे आते रहते हैं जो नए जनरेशन के होते हैं, उन्होंने जब मिलते हैं मेरे को तो बोलते हैं कि बचपन में मैंने आपके स्कूल शू पहने हुए थे। क्या बात है लखानी साहब। इसी से जुड़ा एक सवाल, ये तो बात हुई आपके फैशन ट्रेंड्स की, या आपने जैसे कि दर्शकों से साझा किया कि आपकी एक टीम है जो निरंतर इस पर काम करती है। सब लोग ये तो जानते हैं कि लखानी अरमान ग्रुप, आज अगर हम बात करें हिंदुस्तान के अंदर तो परिचय की ज़रूरत नहीं है, सब कामयाबी की दास्तान भी जानते हैं, एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय ज़रूर आता है जब ये कह सकते हैं कि उसका जीवन का थोड़ा टफ समय रहा हो या मुश्किल समय रहा हो। क्या कभी आपके जीवन में भी, चाहे वो पारिवारिक तौर पर हो, प्रोफेशनल तौर पर हो, क्या कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति आई या कोई ऐसा समय आया जो आपको लगा कि वो चुनौतीपूर्ण समय था, थोड़ा मुश्किल समय था? और अगर ऐसा समय आया तो उससे आप कैसे निकले? अगर वो हमारे आप दर्शकों के साथ साझा करेंगे तो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। जीवन में अगर कोई संघर्ष की परिस्थिति, किसी के लिए भी संघर्ष की परिस्थिति है, तो उनको उससे निकलने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी कि अपने उस संघर्षपूर्ण समय से कैसे पार पाए। तो अगर उसके बारे में भी अगर हमारे दर्शकों से साझा करें तो बहुत खूब रहेगा। देखिए सर, चुनौतियां तो हर एक लाइफ में, हर एक के जीवन में आती रहती हैं। और इतनी बड़ी मेरी लंबी जर्नी है, इस जर्नी को मैं लंबा भी कहता हूं और बड़ा एंजॉय किया है इस जर्नी को। चुनौतियां आती रही, फेस करते रहे। कोई ऐसी चुनौती नहीं आई जिसकी वजह से मुझे पर्सनली या मेरी पर्सनली ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ। चुनौतियां आती रहती हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम आती रहती है और भी कई प्रॉब्लम आती रहती हैं, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब से काम शुरू किया है आज तक ईश्वर ने मुझे आगे ही बढ़ाया है कि बढ़ते रहो, आशीर्वाद। क्या बात, कोई चुनौती नहीं आई। और जो चुनौती छोटी मोटी आई हैं उनको हम फेस करते रहे। जी बहुत खूब। लखानी साहब, एक सवाल और लेंगे। आप हिंदुस्तान के उन उद्योगपतियों में से हैं जिन्होंने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू युग को भी देखा और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके कार्यकाल को भी आप देख रहे हैं। और इस दौरान शू इंडस्ट्री के लिए, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर अभी मोदी जी के कार्यकाल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत प्रचारित प्रसारित किया गया, उसके लिए कि हिंदुस्तान के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग की जो पॉलिसी है उसको काफ़ी इनकरेज किया गया। आपको इन युगों के अंदर, अगर हम नेहरू युग से बात करें और आज तक मोदी जी के टाइम की बात करें, तो ईज़ ऑफ डूइंग में शू इंडस्ट्री के अंदर आपको क्या बदलाव दिखे, या जो भी आपका उद्योग शुरू से लेकर अब तक, आपने जो रबड़ इंडस्ट्री की बात की कि आपने रबड़ की फैक्ट्री लगाई थी, उससे लेकर अब तक ईज़ ऑफ डूइंग का क्या आप भूमिका देखते हैं शुरू से अब तक? ऐसा है, ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग का जो है मोदी जी की सरकार और हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में बहुत महत्व है। इन्होंने हमें बड़ा इनकरेज किया ईज़ ऑफ डूइंग। आज इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान है, आज फाइनेंस अरेंज करना बहुत आसान है, लेकिन जब हमने काम शुरू किया था उस वक्त कुछ नहीं था। बिल्कुल। उससे तो हम वहाँ पे तो हमारे को जा के काम करवाने पड़ते थे, लेकिन वो काम अच्छे थे, उसमें हमने अपना जीवन निकाला, हमें अच्छा लगा काम करने। आज भी हम एक्सपांशन करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम
सरकारी तौर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही हुआ है। और जहाँ तक ये 4-5 दशक की बात है, हम तो अपने जुनून में मस्त थे जी। हम अपने जुनून में काम किए जाते थे। क्या बात हमें तो सारे युग ठीक लगे, जी। हमें कोई इसमें ये नहीं है कि किसी युग में हमें कोई प्रॉब्लम आई है जी। या कुछ। हमने हर एक युग में तरक्की की है। क्या बात, बहुत बहुत खूब जी। दोस्तों, यहाँ पर एक विशेष बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि देश के, हिंदुस्तान के प्रख्यात उद्योगपति लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन और उनका पूरा ग्रुप हरियाणा के फरीदाबाद जिले से ताल्लुक़ रखता है, जैसा कि उन्होंने अपने सफ़र में भी कहा। लखानी साहब, एक सवाल, हम फरीदाबाद ज़िले की बात हुई तो उससे संबंधित करेंगे। फरीदाबाद ज़िले की हम बात करें और हम तो देश की बात करेंगे कि आपको उद्योग जगत का भीष्म पितामह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं और गलत नहीं होगा। यहाँ के आपके जो मित्र हैं, साथी हैं उद्योग जगत के, वो आपको छुपा रुस्तम भी कहते हैं कि फरीदाबाद में आप जैसा ज़मीनी आदमी जो आज भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इस स्तर पे जुड़े रहना। और आपको बहुत से अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है। फरीदाबाद का जो जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है कोहिनूर ऑफ फरीदाबाद, उससे भी सम्मानित किया जा सका है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। लखानी साहब समाज सेवा के अंदर भी बहुत अग्रसर रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों के अंदर भी, बिजनेस में कामयाब होते हुए भी, पारिवारिक भूमिका निभाते हुए भी आपकी सामाजिक योगदान भी बहुत इस बात के लिए हमेशा मशहूर है कि लखानी साहब की समय समय पर, चाहे वो ज़िले की बात हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की बात हो, सामाजिक जिम्मेवारी भी आप बखूबी निभाते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों से आपकी जो सामाजिक तौर पर सहभागिता रहती है उसके बारे में भी ज़रूर हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें कि वो आप क्या क्या काम करते हैं लखानी अरमान ग्रुप के अंदर, या व्यक्तिगत तौर पर भी वो भी ज़रूर साझा करें। मैं सामाजिक तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 4 दशक में जितनी फरीदाबाद की इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं जी ऑलमोस्ट मैं सबका प्रधान रह चुका हूँ। जी और अब मैं फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको हम FIA के नाम से जानते हैं, जी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी फरीदाबाद स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको स्थापित ही मैंने किया था, जी उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी रोटरी क्लब्स के अंदर, मैं सब रोटरी क्लब्स के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा रोटरी क्लब है, उसका मैं 44 साल से मेंबर हूँ। जी पिछले 44 साल से रोटरी क्लब फरीदाबाद ईस्ट का मैं मेंबर हूँ उनका। जी तो इनके साथ मेरी सोशल एक्टिविटी चलती रहती है, जिसके अंदर चाहे वो डोनेशन के शेप में हो, चाहे टाइम देना हो, इन सब के साथ मेरे रगत है। और इंडस्ट्री के लिए जो है वो मैं बड़ी सेवा करना चाहता हूँ और करता रहा हूँ। मेरा दिमाग में एक ही बात रहती है कि फरीदाबाद को हमने स्वच्छ बनाना है, ग्रीन बनाना है, बिल्कुल फरीदाबाद तरक्की करे, इंफ्रास्ट्रक्चर फरीदाबाद का अच्छा हो। इसके लिए मैं हमेशा हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता हूँ, हर एक चीफ मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ और सबके साथ यही गुजारिश करता हूँ कि फरीदाबाद की तरफ ध्यान दीजिए और फरीदाबाद का कल्याण कीजिए। और मुझे सफलता भी मिली है इसके अंदर। प्रेजेंट सरकार के अंदर मुझे बहुत सफलता मिली है, बहुत ध्यान रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करवाई है, बड़े मतलब इन्वेस्टमेंटें कराई हैं अपनी इंडस्ट्री एरिया के अंदर। तो मेरा थोड़ा सा एक पैशन है, फरीदाबाद इज माई पैशन, फरीदाबाद की डेवलपमेंट मेरा पैशन है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और करता रहा हूँ। जहाँ तक सामाजिक सवाल है, जहाँ मैं रहता था, जो मैंने जिक्र आपको किया, 233 गज के प्लाट में एक में फैक्ट्री चलती थी, एक में मैं रहता था। मेरे पिताजी की एक इच्छा थी कि किशन, जब आपको मौका मिले कुछ ऐसा काम करना कि सारी उम्र लोग याद रखें उस बात को। मैंने उन बात को गांठ बांध ली और अपने पास रख लिया। 1985 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो हमने ये सोचा कि अब पिताजी के नाम पे कोई ऐसी जगह बनाए जिसको लोग याद रखें सारी उम्र। बिल्डिंग बना के, मूर्ति लगा के, ये काम से याददाश्त तो होती है लेकिन एक किस्म का नहीं होता। कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मेरे पिताजी को और लखानी को हमेशा याद रखा जाए। तो मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करके 1 एकड़ का एक प्लॉट लिया, उसी 2 नंबर में
उसी जगह में जहाँ मैं रहता हूँ उसके साथ में, जी, और वहाँ एक हमने बिल्डिंग बनाई, हाँ, जिसका नाम हमने रखा था भगत वासुराम चैरिटेबल ट्रस्ट। जी, भगत वासुराम जी मेरे चैरिटेबल, पिताजी का जी, नाम थे। जी, जी, वो ट्रस्ट रखा। जी, 1993 में उसका भूमि पूजन किया। चौधरी एसी चौधरी जी का नाम आपने सुना होगा। जी, बिल्कुल, उस वक्त वो पावर मिनिस्टर थे। जी, उन्होंने भूमि पूजन किया उसका। और 95 में चौधरी भजन लाल जी को इनवाइट किया, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया। जी, इसका उस ट्रस्ट के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जो है, हमने उस वक्त 1100 रुपए सिर्फ रखे थे। उसके बाद फिर 5100 हुए और आज 11,000 रुपए रखते हैं। 11,000 रुपए उस बिल्डिंग को हम देते हैं शादियों के लिए, कंडोलेंस मीटिंग के लिए वहाँ देते हैं। कंडोलेंस मीटिंग्स का कोई चार्ज नहीं करते हम। शादियों का हम 11,000 रुपए चार्ज करते हैं आज की डेट में, उसमें और कोई चार्ज नहीं है किसी का। आओ, शादी कर जाओ, चले जाओ, 11,000 रुपए की पर्ची कटाओ। बिजली हमारी ट्रस्ट की, पानी हमारे ट्रस्ट का, पंखा हमारे ट्रस्ट का, जनरेटर हमारे ट्रस्ट का, सब कुछ हमारा। 11,000। दोस्तों, इतनी बात जो लखानी साहब ने आज अपने जीवन की अभी तक हमारे साथ चर्चा की, उसमें से ये खूबसूरत बात और निकल के आई, जीवन में आप उद्योग जगत के अंदर कितने कामयाब हो जाइए, कितना बड़ा अपने लिए एम्पायर खड़ा कर लीजिए, लेकिन सामाजिक सहभागिता और योगदान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, वो किसी भी रूप में हो। लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी निभाते हुए सभी को, हमें अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सामाजिक तौर पर अपने प्रदेश को, देश को जो हम कर सकें, जिस चीज़ में हम सक्षम हो, हमें ज़रूर करना चाहिए। लखानी साहब, एक सवाल जो मेरी भी जिज्ञासा है और हमारे दर्शकों की तो निश्चित तौर पर जिज्ञासा है, इस उम्र में भी ये ऊर्जा, ये जोश किस तरह से आप बनाकर रख पाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है? और साथ ही साथ एक दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ, आप कई कमेटियों के, कई बोर्ड के चेयरमैन रह लिए, प्रधान रह लिए, जो आपने पिछले सवाल जवाब में आपने जिक्र भी किया। तो मेरे दो सवाल हैं इसमें कि पहला कि ये इस उम्र में भी ये जोश और ये ऊर्जा, ये स्फूर्ति का राज क्या है, ये कैसे बना के रखते हैं? और क्योंकि आप कई बोर्ड चेयरमैन के और इनके प्रधान भी रह चुके, तो क्या आने वाले समय में कुछ और प्लान भी हैं आपके जीवन में? कोई राजनीति या किसी पॉलिटिक्स में आने का भी कोई किसी तरह का मन में इच्छा है? ये भी हमारे दर्शकों से जरूर साझा कीजिए, जो मेरे दोस्त। मैं ऊर्जा की बात तो बाद में बताऊंगा। जो आपने राजनीति की बात करी है, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है राजनीति की तरफ जाने के। ये जिंदगी जीने के लिए है और मैं उसको जी रहा हूँ। मैं इसी तरह जीना चाहता हूँ, जिंदगी को काटना नहीं चाहता जी, हमेशा। जी, जहाँ तक ऊर्जा का सवाल है, ऊर्जा तो एक भगवान की देन है। जी, अपने आप को मेंटेन करना, जबकि मैंने मेंटेन नहीं कर रखा। जी। आप देख रहे होंगे मैंने उतना मेंटेन नहीं कर रखा, जी। लेकिन फिर भी जी। मैंने कोशिश करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, डाइटिंग भी नहीं करता, जी, अब करना शुरू किया है। जी। वो भी मैं अपनी फैमिली से डर के मारे शुरू कर दिया डाइटिंग जी, मैंने। जी। हाँ? लेकिन कुछ कुदरत की देन है जी। कि मेरे में ऊर्जा है, एक मेरी जुनून अभी है मेरे पे। जी, जी, ऑफिस में जाके डेवलपमेंट करना, काम को, काम मेरा बेटा संभाल रहा है। मुझे काम में कोई चिंता नहीं है इस बात की, सिर्फ मैं उसको गाइड करता हूँ और वो भी मेरे से गाइडेंस लेता है, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ तो गाइडेंस लेता है मेरे से। हाँ, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि आप मान के चलो कि मैं छुट्टी पे हूँ, यहाँ नहीं हूँ, आप अपना काम करे जाओ। तो ऊर्जा तो मेरे में है, डेवलपमेंट का मेरे को बहुत शौक है। नए नए डिज़ाइन बनाना, नए नए काम को देखना, नई बिल्डिंगें बनाना, सफाई, हाउसकीपिंग, इसका मेरे को बहुत शौक है, जो मैं अपने आदमियों को, अपने बेटे को, अपनी फैमिली को तैयार कर रहा हूँ। मेरी वाइफ भी बड़ी शौकीन है, अभी आपको बताएंगी क्या क्या काम करती है मेरे साथ और मिल के, अभी आपको बताएंगी। तो एनर्जी तो गॉड गिफ्ट है। जी, बिल्कुल। हम उम्मीद करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे ईश्वर से कि लखानी जी इसी तरह स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, दीर्घायु हों और प्रदेश और देश के लिए नित नए काम करते रहें, सामाजिक तौर पर योगदान देते रहें और हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत यूं ही बने रहें। दोस्तों, मैं फिर से एक बात का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा आज कि आज लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन श्री केसी लखानी जी हमारे साथ हैं। ये किसी भी चैनल को दिया गया इनका पहला साक्षात्कार है, जो जनता टीवी के माध्यम से आप दर्शकों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक वादे के साथ जा रहे हैं कि जब ब्रेक के इस पार लौटेंगे
तो उनके इस साक्षात्कार में उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, परिवार के और सदस्य भी जानेंगे और बहुत सी ऐसी बातों जो लखानी जी के परिवार के अलावा कोई नहीं जानता, उन अनछुए पहलुओं को लखानी जी के जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं एक ब्रेक के उस पार ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। हम आज अपने इस सफर के अंदर बात कर रहे हैं लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन श्री केसी लखानी जी से। दोस्तों जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे वादा किया था कि जब ब्रेक के इस पार लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी श्री लखानी जी की बेटराफ, उनकी धर्मपत्नी। अपने वादे के अनुसार कमलेश जी उनकी बेटराफ हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। लखानी साहब, इससे पहले कि कुछ ऐसी बातें हम आपकी बेटर हाफ से जानने का प्रयास करें जो कोई नहीं जानता लखानी जी के बारे में, एक सवाल आपसे जिसका जवाब हालांकि हमें मालूम है लेकिन एक मन में जिज्ञासा है और हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से भी साझा करें। अपने इस जीवन में, पूरे सफर में अब तक के एक आम आदमी, एक साधारण आदमी से कामयाब उद्योगपति बनने तक का सफर, इस सफर के दौरान पारिवारिक तौर पर, प्रोफेशनल तौर पर आप कमलेश जी की क्या सहभागिता देखते हैं, कितना योगदान मानते हैं, कितना श्रेय देते हैं, उनकी जो आपके साथ साथ रहा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें। मैं इस सवाल को मिस कर रहा था जो आपने अभी मेरे से पूछ लिया जी। कमलेश से जब मेरे से शादी हुई है उससे आज तक इनका सबसे बड़ा रोल जी इस मेरी ग्रोथ के अंदर इनका है जी। वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। ये एक मिसाल है कि किसी कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये औरत नहीं है, मेरी बेटर हाफ है, जी बिल्कुल, इनका हाथ है। शादी से लेके अब तक इन्होंने मुझे कभी किसी काम के लिए नहीं रोका कि आप लखानी साहब क्यों लेट आ रहे हो, क्यों काम कर रहे हो। मैं अपने ऑफिस में जनरली लेट आता हूँ और आज तो मैं फिर भी टाइम पे आ जाता हूँ। इससे पहले मैं टाइम पे आता ही नहीं था क्योंकि मैं काम में उलझा होता था, मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक जुनून के अंदर था, अब भी वो जुनून उतरा नहीं है मेरा। तो मैं अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, अपने बच्चों को बड़ा करने में लगे रहे। इनका बच्चों के साथ प्यार, फैमिली के साथ प्यार, मेरे भाई बहनों को बड़ा करने में इनका योगदान, इस फैमिली को, शी इज आफ्टर माई मदर, ये इस फैमिली की हेड है और इनका बहुत योगदान है। मैं अपने सब दर्शकों के आपके सामने इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मेरा साथ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। कमलेश जी, एक सवाल, अब हम उन बातों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, 2-3 सवाल कुछ उससे संबंधित करेंगे जो लखानी जी के व्यक्तिगत पहलुओं पे है। केसी लखानी जी को हिंदुस्तान के अंदर एक कामयाब उद्योगपति के रूप में सभी लोग जानते हैं। व्यक्तिगत तौर पर लखानी जी एक आम इंसान के तौर पर, एज योर बेटर हाफ, एज योर हस्बैंड, घर पर कैसे हैं? क्या घर पर भी बाहर का बिजनेस वाला रूल चलता है या घर पर बिल्कुल एक साधारण आम आदमी की तरह है और छोटी छोटी बातें जो घर के अंदर, कभी किचन में आ जाना, कभी घर के अंदर, उन कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो सिर्फ आप तक सीमित है, वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए आप। नहीं, वैसे तो ये अक्सर लेट ही आते हैं जी। पर घर में आके इनको लगता है कि मैं रिलैक्स होके बैठूं, टीवी देखूं, फैमिली के साथ बैठूं, इनको अच्छा लगता है फैमिली के साथ बैठना। मूवी का शौक है, मूवी देखने बैठ जाते हैं। पहले तो ये अक्सर बाहर जाते थे मूवी के लिए, लेकिन अब टाइम ही नहीं है इनके पास मूवी देखने का, तो घर में जो टाइम मिलता है देख लेते हैं, क्योंकि सोशलाइजिंग बहुत हो गई है इनकी। पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं से भी इनविटेशन आए इनको जाना ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, इनको जाना ही पड़ता है। और घर में सबके साथ कूल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको घर में भी
फैक्ट्री जैसे कुछ मतलब माहौल चाहिए या गुस्सा चाहिए या कुछ चाहिए, जी, परफेक्शन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कूल ही रहते हैं मतलब घर घर पे में, घर कूल पे रहते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, जी, घर पर मतलब हाँ, एक बिल्कुल। ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते, जी। बस चाहते हैं कि बस परफेक्शन होनी चाहिए। अब बस। आपसे एक सवाल कमलेश जी ऐसा जो मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा भी है जानने की, हो सकता है मैं हम भी उससे कुछ सीख पाएं। एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि लखानी साहब की सबसे खूबसूरत हैबिट है, अच्छी आदत है, जो सिर्फ हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए आत्मसात करने वाली हैबिट है कि अगर हम उससे सीख पाएं या वो अगर हम अडाप्ट कर लें तो हमें बहुत कुछ जिंदगी में हमारे लिए प्रेरणा का। और एक ऐसी हैबिट जो आपको लगता है कि आप चाहती हैं कि लखानी साहब ये अगर हैबिट हो तो मैं इनकी छुड़वा दूं, तो एक अच्छी आदत या अच्छी हैबिट वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। और एक ऐसी जो आपको लगता है कि अगर आप चाहें तो ये अगर लखानी साहब में बदलाव ला सके तो आप छुड़वा सकें। लखानी साहब ऐसे तो बहुत काइंड और वेरी जेन्युइन पर्सन है, क्लियर हार्टेड है, और बहुत डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, और हर काम में परफेक्शन चाहिए, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, ओकेजन हो, लेकिन परफेक्शन चाहिए इनको। और बैड हैबिट्स ऐसे कुछ भी नहीं है, बस अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं, जिससे मैं अक्सर टेंस भी हो जाती हूँ। बस काम की धुन में रहते हैं, काम काम काम, जो शादी से लेके अब तक काम ही काम मेन काम ही काम है। तो हेल्थ को देखें तो शायद यही अच्छा लगता है कि नहीं, हेल्थ भी बिल्कुल। देखें साथ के साथ, वो जरूरी है आजकल। जी बिल्कुल। और काम में काम बहुत perfection कर जो है, लिया। हाँ। काम में जो परफेक्शन है वो लखानी साहब का एक मेन आप मेन है, परफेक्शन होनी चाहिए। उनकी जो नेचर है या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स में मान करें तो कोई भी काम करें उसमें परफेक्शन हो, ऐसा उनका मानना है, और उसके लिए वो उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। हर काम में परफेक्शन चाहिए। बच्चों में भी ये हैबिट हो गई है, बच्चों में भी आजकल, बहू में भी, बेटी में भी, बेटे में भी, कि उनको भी लगता है परफेक्ट होना चाहिए सब काम। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक सवाल आप दोनों से लखानी साहब, मेरी जिज्ञासा है और दर्शकों की जानकारी के लिए भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आप लोगों तक ही सीमित है और बहुत ही सीमित लोग ये जानते होंगे। आपकी बेटर ऑफ कमलेश जी यूपी के बुलंदशहर से आती हैं, आप फरीदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये यूपी के बुलंदशहर और फरीदाबाद के तार कैसे जुड़े, और आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई, और ये विवाह के बंधन में कैसे बंधी, वो आपकी व्यक्तिगत जो जीवन की बात है वो भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। ये मेरी बेटर आप ही बता दें। जी प्लीज, जी प्लीज। ऐसे तो हमारी अरेंज मैरिज है जी, और हमारी शादी इनके मामा के थ्रू हुई है। जी, इनके मामा की शादी मेरी कजन के साथ हुई थी, तो उनकी शादी में ही उन्होंने देखा, मामा ने, मुलाकात हुई, मामा जी ने देखा, इनसे नहीं मुलाकात हुई थी, मामा जी ने देखा, इनको तो बुला के बिठा के बातें बातें करते रहे मेरे से। तो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 10th में ही थी। जी, जी, तो इन चीज़ों का मतलब भी नहीं पता था, क्यों बुला रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था। जी, जी, और जाते जाते उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली में लेके जाऊंगा। तब भी नहीं समझ आई क्यों बोल रहे हैं ऐसे। जी, जी, तो बात हुई, ख़त्म हो गई। फिर 3-4 साल बाद उन्होंने मैसेज भेज दिया जी, फादर को कि हम आना चाहते हैं, देखना चाहते जी, हैं। जी। तो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से परिवार मामा की- जी के थ्रू उन्होंने किसी विवाह के फंक्शन में आपको देखा और वहीं अपनी पर शादी में, अपनी शादी में, और लखानी जी के लिए आपको उसी समय पसंद कर लिया। जी, और आप लोगों की पहली मुलाकात उसके 4 साल बाद हुई। हाँ, जब ये देखने आए थे तभी देखने आए थे, मुलाकात तब हुई आप थी। लोगों की हाँ मुलाकात। जी, हाँ जी। जी, लखानी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को हमारे जनता टीवी के सभी दर्शकों से रूबरू कराएं। मेरी बेटर ऑफ कमलेश लखानी जो पहले आपसे मिल चुकी है, माई डॉटर शिल्पा लखानी, माई ग्रैंडसन अरमान लखानी, माई सन गुंजन लखानी, माई डॉटर इन लॉ मानसी लखानी, अलाइशा लखानी, अशमायरा लखानी, माई ग्रैंड डॉटर्स। हाँ, लखानी साहब, एक सवाल, आपके सभी एस्पेक्ट्स को हमने जानने की कोशिश की, लेकिन एक जिज्ञासा मन में और हमारे बची है अभी बताइए। कि आपकी पूरे दिन की दिनचर्या भी हमारे दर्शकों से साझा करिए। आपका पूरा दिन आज इस उम्र में किस तरह निकलता है, काम में, परिवार में, वो अपनी पूरे दिन की दिनचर्या का भी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। ऐसा है कि पिछले 4-5 साल से जब मेरी सर्जरी हुई है, उसके बाद मैं आराम से उठता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं बाहर घूमता हूँ अपने गार्डन में,
आप ज़रूर चाहिए, मेरा गार्डन भी देखिए। जी 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 गार्डन में घूमता हूँ जी सर। और उसके बाद मैं 10 बजे एक्सरसाइज करता हूँ। 10 से 11 बजे का मेरा 1 घंटे का एक्सरसाइज का टाइम है। उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ अबाउट 1 या 1:30 बजे, और वहाँ फिर हम दोनों बाप बेटा लंच करते हैं। जी लंच मैं घर पे नहीं करता। पिछले 40 साल से भी नहीं किया। हमने लंच जो है हमेशा ऑफिस में किया है। तो ये मेरी दिनचर्या है। शाम को आके फिर बैठ जाते हैं परिवार के साथ, इन बच्चों के साथ। ये मेरे से लड़ते झगड़ते हैं, इनके साथ बैठते हैं, प्यार करते हैं, सवाल करते हैं। उसके बाद टीवी देखता हूँ, समाचार देखता हूँ, कुछ सीरियल्स देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर सवेरे प्रभु की कृपा से सवेरे शुरू हो जाता है काम। लेकिन उससे पहले तो बिजी रहते थे, मॉर्निंग में भाग जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, जी 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 जी। और कोई रूटीन नहीं था इनका, तैयार होना सीधा ऑफिस जाना है। लखानी साहब, हम अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पर हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, जीवन में आपने सब कुछ देख लिया, अपने जीवन के और पारिवारिक सफ़र के बारे में भी हमने आज इस सफ़र के दौरान अपने दर्शकों से बात साझा की। लखानी साहब ने जो जीवन के अंदर जो इतना कुछ अचीव किया, मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो जनता टीवी के लाखों दर्शक आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों के लिए? कृपया आपका वो संदेश हमारे दर्शकों से साझा करें। मैं आपके माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है और वो जहां है, जहां काम कर रहा है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो दुकान कर रहा है, सबको ये मैं सजेशन दूंगा कि ईमानदारी से और हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से अपना काम करें। कामयाबी उनको हमेशा मिलेगी, कामयाबी उनके पैर छुएगी अगर वो मेहनत से, डेडिकेशन से, ईमानदारी से काम करेंगे। और एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अपने परिवार से, अपने बच्चों से प्यार करिए, माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसा शख्सियत होती हैं जो आपको आशीर्वाद देती हैं। वो भगवान से भी ऊपर मैं मानता हूँ माता पिता को। उनको आप सेवा करिए, उनसे प्यार लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। लखानी साहब, आपकी सारी बातों से आज इस सफ़र के माध्यम से, जो कि आपका किसी भी टीवी चैनल के लिए पहला साक्षात्कार है, निश्चित तौर पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आपके आने वाले जीवन के लिए हम स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु की कामना करते हैं कि ईश्वर ने जो कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा रखी है, ऐसे ही कृपा ईश्वर आने वाले समय में भी आपके परिवार पर बनाए रखें। ऐसी हम कामना करते हैं और ऐसी हम शुभेच्छा करते हैं कि जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं हों और भी हों, परिवार खुशहाल रहे। और इसी शुभकामना के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने जनता टीवी के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। धन्यवाद दोस्तों, तो ये थे लखानी अरमान ग्रुप के चेयरमैन श्री केसी लखानी जी, और हमारे साथ इस सफर के दौरान जुड़े उनके परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी कमलेश जी, उनके बेटे गुंजन जी और परिवार के बाकी सदस्य। दोस्तों, आज इस सफर के अंदर जो विशेष बातें निकल के आई, मैं उन विशेष बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। लखानी साहब का सफर जो है किसी प्रेरणा से कम नहीं है हम सब के लिए। अगर हम उनकी छोटी छोटी बातों को, जीवन के इस सफर से निकली हुई बातों को अपने जीवन के अंदर भी अडैप्ट कर लेंगे, आत्मसात करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो हमारा जीवन है आने वाला, वो बहुत ही सुखमय होगा। जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएंगी। बहुत ही खूब आज उन्होंने वो बात कही कि जब वो 3 साल के थे, विभाजन के दौरान, देशों के विभाजन के दौरान, टेंट से लेकर और महल नुमा घर तक पहुंचने का जो उनका सफर रहा, निश्चित तौर पर किसी पढ़े जाने वाली कहानी से कम नहीं रहा। हम सब लोगों के लिए जीवन के अंदर प्रेरणा की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत बात जो उन्होंने आज इस सफर के दौरान कही कि जब वो 233 गज के मकान में भी रहते थे, तब भी उन्होंने जीवन का पूरा लुत्फ उठाया। जब वो 1000 गज के मकान में भी आए, तब भी उन्होंने जीवन को पूरा जिया। और आज इस महल नुमा, पैलेस नुमा मकान के अंदर भी है, तब भी वो जीवन का एक एक पल जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप किस जगह पर रहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। मकान छोटा हो, बड़ा हो,
महत्वपूर्ण ये बात है कि आप जीवन के प्रति आपका नजरिया क्या है, आप किस तरह से जीवन को जीना चाहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण संदेश जो आज लखानी साहब ने आज इस हमारे साक्षात्कार के दौरान दिया कि अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम रखें, अपनापन रखें, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए उनकी सेवा करें, उनके प्रति आदर भाव रखें हमेशा। एक और संदेश इस सफर के दौरान जो निकला, लखानी परिवार का मतलब उनके लिए लखानी परिवार के उनके पारिवारिक सिर्फ सदस्य नहीं हैं। लखानी परिवार का मतलब उनके वो कर्मचारी, उनके वो डिस्ट्रीब्यूटर, लखानी ग्रुप से जुड़ा वो एक एक आदमी उनके परिवार का सदस्य है और उनके साथ सुख दुख की भावना में उनके साथ हमेशा उनके साथ बने रहना, ये लखानी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमारा जीवन का हमें देखने को मिला, समझने को और सीखने को मिला। हम लोगों को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए। हमारे साथ, हमारे काम पर, हमारे कार्य क्षेत्र पर, हमारे ऑफिस में जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं वो केवल सैलरी की वजह से हमारे साथ जुड़े हुए ना रहें, वो सिर्फ नौकरी की वजह से जुड़े हुए ना रहें। हमारे साथ उनका रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो एक पारिवारिक सदस्य के साथ होता है, ताकि वो सिर्फ आपके साथ एक एसोसिएटेड नौकरी और सैलरी की वजह से ना हो, वो पारिवारिक तौर पर आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। ऐसा लखानी जी का इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश था। एक महत्वपूर्ण संदेश और उन्होंने दिया, आप जीवन में अलग अलग जगह पर कहीं भी ट्रैवल कर लें, जीवन के अंदर आपका जो प्रदेश है, आपका जिला है, उसके साथ प्यार बनाकर रखें, उसके साथ अटैचमेंट रखें। जहां से आप ग्रो किए हैं वहीं रहकर आप अपने काम को आगे बढ़ाएं। और आखिर में चलते चलते जो उन्होंने एक और संदेश दिया था कि जीवन में जब ईश्वर आपको ब्लेस करे, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे अपने काम में, परिवार के साथ आगे बढ़ने का, तो आपकी सामाजिक भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक तौर पर आपकी जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ईश्वर ने जो आपको ब्लेस किया है, कुछ कोशिश करिए, कुछ परसेंट उसको लौटाने की, समाज के लिए योगदान करने के लिए। उन्होंने उन बातों का उल्लेख भी किया कि समाज के लिए भी वो कैसे आज योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, निश्चित तौर पर आज जो ये पहला साक्षात्कार केसी लखानी जी का किसी भी टेलीविजन के लिए, चैनल के लिए रहा, ये हमारे लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हम जीवन में इनकी बातों को अडेप्ट करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और अगर हम इनमें से 2-4 बातें भी अपने जीवन में अडेप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन को और सकारात्मक और पॉजिटिव और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में, आज के इस साक्षात्कार में बस इतना ही। अगले साक्षात्कार में इस वादे के साथ जा रहे हैं कि अगले एपिसोड में ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, उनके अनछुए पहलुओं को, जीवन के, प्रोफेशनल लाइफ के पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी, बने रहिए ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।